तो बताएंगे सभी निकम्मे बालक जो चले थे फायर बनने, सबके सब फ्लावर बने बैठे हैं। हाँ ये पर्पल फ्लावर फूल जैसे बालक मेरे हैं ना, चेक टेस्ट देने के बाद बोलने समझ में एग्जाम में वर्ड उड़ जाते हैं मेरे। तो बस तुम्हारे एग्जाम में शब्द उड़ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम ने नंबर उड़ा देगा, यही तो होगा। और उस पर टेंशन क्या है, जून के बाद क्या आता है दिसंबर, और दिसंबर के बाद जून, यही तो कहानी है। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी टेस्ट में अगर तुम ये बोल रहे हो कि मेरे दिमाग से शब्द उड़ रहे हैं, तो ये तो टेस्ट में शब्द उड़ रहे हैं, तो एग्जाम में तो भैया उड़े मिलेंगे। एग्जाम में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। सत्संग तुम्हारे साथ करता हूँ भाई, देखो कितनी बढ़िया बात लिख रखी है, तुम पढ़ते नहीं भाई। भैया उनके एक्सपेक्टेशन, घर वालों की एक्सपेक्टेशन तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी भाई। क्यों? क्योंकि तुम घर वालों से अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कराते हो। अगर तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी करें किसी भी चीज़ की, है ना, तो फिर उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होगी भाई तू कोई बात है, तू कुछ मत कर, क्या कर ले, पास हो जा बस। ये तो ये भी नहीं कह रहे 90% लिया, 80% लिया, सी में तो यही कहते हैं घर वाले, क्या भाई तू बस पास हो जा, हमारे लिए तो वही पढ़ा, पास हो जा ना, परसेंटेज का भी नहीं है, सिर्फ पास होने की बात में तुम नंबर तुम्हारे टेस्ट में ऐसे आ रहे हैं भाई। तो अगर नंबर टेस्ट में ऐसे आ रहे हैं तो तुम इंटर में नहीं पहुंचोगे, जबकि पूरा का पूरा कोर्स तुम्हारा क्या है, इंटर का है। मैंने तुमसे पहले ही बोला है, सीए इंटर समझकर लॉ पढ़ोगे, है ना। अभी सीए इंटर वाले बच्चे आएंगे ना, तो उनसे पूछ लेना भैया आपका कोर्स कितना है, सीए इंटर को समझकर पढ़ोगे तो पास होगे। नहीं, दो वो टोटल बताओ 17। हाँ 6 सब्जेक्ट है, पर टूटे टूटे तो हैं, एक्ट अलग अलग है। जैसे टैक्स पढ़ते हो तो टैक्स में जीएसटी अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई सीए इंटर को समझ के पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, लो तब जाके हम पास होंगे। फाउंडेशन में समझो कि अकाउंट्स की तरह पेपर आसान आ जाएगा या इको की तरह आ जाएगा, और इको मैथ सब यही खत्म है ना, सिर्फ लॉ और अकाउंट से आगे जाएंगे। तो ये तुम्हारा सीए इंटर का कोर्स है जो कहाँ डाला गया है, फाउंडेशन में, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले कहाँ था, इंटर में, पूछ लेना अब कहाँ गया, फाउंडेशन में, ठीक है। तो ये सारे सीए इंटर के कोर्स हैं, तो फाउंडेशन में डालेंगे, तो तैयारी तो इंटर के हिसाब से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, इंटर लेवल के आएंगे। तो ये समझ लो जैसे तुम्हारे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, है ना, लगभग उतने ही कहानी की उम्मीद होती है एग्जाम में। बच्चा थोड़ा घबराहट में और होता है, तो उल्टा कम ही आते हैं वहाँ। टेस्ट में तो ऐसा लगता है ना भाई टेस्ट ही तो है ना, यहीं बैठ के तो दे रहा हूँ, है कि नहीं बात। कुछ बच्चे देते ही नहीं है सोचकर टेस्ट ही तो है कि नहीं बात, राइट। पर ये बात ध्यान रखना, तुम इसका अंदाजा खुद लगा लेना जब तुम पेपर दोगे कि जितने मैंने टेस्ट दिए हैं, है ना, परसेंटेज निकालूं मैं, तो लगभग एग्जाम का जो रिजल्ट आता है लगभग उतना ही आता है, क्योंकि मेरी तैयारी मेरे टेस्ट से पता लगती है ना। तैयारी किससे पता लगती है, टेस्ट से। तो तुमने अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट दिया, पूरे सोगा का टेस्ट दिया, तो जितना तुम्हारे टेस्ट में नंबर आए हैं समझ लो उतने ही नंबर लगभग का आएंगे फाउंडेशन के एग्जाम में आएंगे, है कि नहीं बात। क्योंकि एक दो बार मान लो चलो और रिवाइज कर लिया, लेकिन जो एग्जाम का माहौल, फियर और घबराहट होती है ना, उससे नंबर ज्यादा नहीं आते, उससे नंबर उल्टा, पेपर हमेशा आसान लगता है घर आने के बाद। अब ये तो ये रहा भाई, है ना। अब जैसे ये भाई हमारा लिख के कुछ और आया और क्वेश्चन ये था, याद आ गया ना, तो घर आने के बाद आसान लगता है, अरे सर ये तो अपने बुक का ही सवाल है, मैं हायर परचेज लिखाया, वहां है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, ऑल टुगेदर दूसरी दुनिया में, दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गया बेचारा, है ना। क्योंकि बच्चे को पता, क्योंकि पढ़ा नहीं ना, बच्चे को पता ही नहीं लग रहा कि सेल बाय नॉन ओनर का क्वेश्चन है या हायर परचेज का क्वेश्चन है। साफ साफ लिखा है कि ए ने जो कार ली लोन पर वो किसी और को बेच दी, तो ए तो नॉन ओनर हो गया ना। बच्चा पहचान नहीं पा रहा, प्रैक्टिस की कमी है, टेस्ट ना देना और प्रैक्टिस की कमी है। इनने टेस्ट थोड़ी दिए थे पिछली बार, बताया मुझे। हाँ मुझे नासा की यात्रा कर रहा था, ये नासा वाली टी शर्ट पहन के आता था, नासा इसरो, तो उसका नाम नासा था। पेपर थोड़ी देता था ये,
टेस्ट दिए ही नहीं कभी। तो टेस्ट ना देने पर रिजल्ट क्या आता है, वही होता है। टेस्ट नहीं दिया तो रिजल्ट क्या हुआ, बेइज्जती महसूस मत होइए भाई, सर बेइज्जती कर रहे हो मेरी, तो जीरो के बराबर ही है ना। अगर अगले अटेम्प्ट में पेपर देने जा रहे हो तो क्या जीरो के बराबर ही है कि नहीं बात, राइट। तो भैया इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। और टेस्ट ना देने से देखो तुम्हें फायदा हो ना हो, मुझे बहुत फायदा होता है, कॉपी चेक नहीं करनी पड़ती। मान लो तुम 50 बच्चे हो, 10 ही बच्चे टेस्ट दे रहे तो 40 ही तो कॉपी चेक नहीं करनी पड़ रही ना, है ना। तो फायदा तो मुझे है, लेकिन नुकसान तुम्हारा नुकसान ना हो, इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि मेरे ऊपर बोझ डालो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉपी चेक कर लूंगा, आज नहीं तो कल दे दूंगा, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद दे दूंगा। लेकिन मुद्दा यह है कि तुमने टेस्ट दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भाई फीस दी है तुमने, इस चीज की तो दी है कि पढ़ेंगे भी, टेस्ट भी देंगे और कॉपी चेक होकर मिलेगी। या तो तुम ये कहते थे कोई भी मास्टर जी कॉपी चेक करके ना देते, टेस्ट देने का फायदा ही क्या है। तो बात समझ में भी आती है। अरे जब तुम्हें टेस्ट देके कॉपी चेक करके मिल रही है, अरे तो कॉपी चेक करने के बाद पूछो दिक्कत क्या है, मेरे नंबर पे कटे सर, मैं इसमें और इंप्रूवमेंट कैसे करूं, है ना। तो ही तो इंप्रूवमेंट का फायदा है। टेस्ट ही दोगे तो पता नहीं लगेगा। तो इंटर का पेपर समझ के देना है, और टेस्ट इज इक्वल टू एग्जाम, ये समझ लो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम पेपर दोगे तुम्हारे नंबर आएंगे ना, लगभग उतने ही नंबर एग्जाम में आएंगे, एग्जाम फियर की वजह से, ठीक है, राइट। जैसे उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये इसकी गलती नहीं है, ये 90% बच्चों की गलती है, क्वेश्चन ही समझ में ना आना। तो इसको देखो 2 नुकसान हुए, एक तो जो आते थे वो नहीं हुए, क्यों, क्योंकि गलत क्वेश्चन पे टाइम लगाया, है ना। दूसरा समय वेस्ट हुआ, है ना। अगर मैंने एक क्वेश्चन पे गलत डेटा लिखकर 10 मिनट या 5-7 मिनट वेस्ट कर दिए, तो वो 5-7 मिनट में उस पर बेटर लिख पाता जो मुझे आता था। तो पहला भ्रम, किस बात का भ्रम, कि मुझे आता है और मैं सही लिख रहा हूं तो अच्छे से लिखूंगा इसे, पर वो क्वेश्चन आंसर ही क्या है, गलत है, क्योंकि पूछा ही नहीं गई वो चीज। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई, किसकी वजह से, टेस्ट ना देने की वजह से और रिवाइज ना करने की वजह से। दूसरा समय जो वेस्ट हुआ है कि नहीं बात, समय जो वेस्ट हुआ, तो वो समय जो सही क्वेश्चन पे मुझे आता था, है ना। अब मान लो एक बालक 39 पे लुढ़क गया बेचारा, 39 पे, अब वो तो कोस रहा ICI को, 39 नंबर, 1 नंबर ना दे सकते थे एक्स्ट्रा, है ना। लेकिन उसकी जो ये वाली गलती है, वो सही क्वेश्चन पे लगाता तो 1 नंबर तो सही मिलता ना वहां। तो गलती क्या है, मुझे एक तो भ्रम है कि मुझे आता है, और उसकी उस भ्रम की वजह से जो मुझे आता है वो नहीं कर रहा, जो नहीं आता उसको गलत करने में बढ़िया बढ़िया सजा के लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है आता है। अब क्वेश्चन आया नेमोडेट को नॉन एबिट से, सजा के मैंने क्या लिखा है, हायर परचेज का तुम्हें क्या भी याद है, मान लो केस लॉ भी याद है, शेल्डन वर्सेस कॉक्स वर्सेस हिकमैन जो भी है, तुम्हें लगा केस लॉ भी याद है, ये भी याद है, तो तुमने बहुत अच्छे से लिखा, 5-7 मिनट लगाए, पर सजा के बढ़िया राइटिंग में लिखने में भी 0 मिलेंगे, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा। तो ये टाइम का नुकसान हुआ, साथ साथ क्या नुकसान हुआ, जो सही आता था वो भी गया, जो मैंने उस क्वेश्चन करने के बाद अटेम्प्ट किया, क्योंकि उस क्वेश्चन करने के बाद क्या हो रहा है, समय भी तो जा रहा है, 3 घंटे ही तो है, तो वो घिसापट्टी में लिख रहे हैं, आखिरी के आधे घंटे तो डॉक्टर वाली राइटिंग भी नहीं आती, डॉक्टर कंपाउंडर भी ना पहचान पाए, अबे क्या लिख रहा है कि नहीं बात। तो इस चक्कर में नंबर कटते हैं, इस चक्कर में 50 नहीं पहुंच रहा बच्चा। ये गलती वो नहीं करता जो 70+ आते हैं, है ना। पराग सर के चैनल पे इंटरव्यू रखा भी है जिनके 70+ नंबर आए सभी सब्जेक्ट में, लॉ में भी, कि भैया उन्होंने कैसे, है ना, प्रैक्टिस करी। एक ही मंत्र था उनकी प्रैक्टिस का, क्या, डेली एक क्वेश्चन लिख के देखना, डेली एक क्वेश्चन, यानी कि डेली 15 मिनट सिर्फ लॉ का क्वेश्चन लिखना है, खत्म बात। एग्जाम में तुम्हें ऐसा लगेगा कि लड्डू चीज है, कुछ भी नहीं है। डेली घर पे लिखोगे तो टेस्ट भी आसान लगेगा, और टेस्ट आसान लगेगा तो एग्जाम भी आसान लगेगा, है कि नहीं बात। लेकिन मुझे पता है जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे ऑनलाइन बैठे हो, 99% कह सकता हूं मैं, 99% बच्चा घर पे क्वेश्चन लिख ही नहीं रहा, घर पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, उसे लग रहा है कि जून बहुत दूर है, नवंबर दिसंबर बहुत दूर है ना। और आखिरी के महीने में लिखा जाता नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, कोर्स बहुत ज्यादा है, रिवीजन हो जाए वही बड़ी बात है। तो भाई ये गलती अगले अटेम्प्ट पे ले जाती है ना। तो अब तक तो तुम्हारी आधी कॉपी भर जानी चाहिए थी लॉ की, रोज एक क्वेश्चन लिखने की, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन। तुम अभी 99% लिख नहीं रहे बच्चे, उसकी गलती है 99%। अगर तुम इस 99% में आ रहे हो ना,
तो पास होने की प्रोबेबिलिटी तुम बहुत ज़्यादा कम करते जा रहे हो। मैथ तुम पढ़ती हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है कि नहीं बात? प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम करते जा रहे हो तुम, कि मैं ऐसे ऐसे करके सिक्का फेंकूंगा, है ना, पासा फेंकूंगा तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, है कि नहीं बात? वो तुम कम करते जा रहे हो, क्योंकि तुम वो काम नहीं कर रहे जो टॉपर ने बताया जरूरी है लॉ में पास होने के लिए। तो अब देखूंगा तुम्हारे कितने नंबर आए हैं टेस्ट में। टेस्ट में नंबर ना आए तो कुटोगे तुम, तुम्हारा ऑनलाइन एक्सेस कैंसिल करूंगा, ऐसे उड़ाऊंगा। ठीक है भैया? क्या पढ़ा था ओ भाई, ये बाद में कर लेना अब। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 100% आएगा 27, 28, 29, ये वाले क्वेश्चन जो हम सेक्शन पढ़े थे ना, हर बार आता है एग्जाम में। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट हर बार एग्जाम में आता है, हर बार। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी हर बार एग्जाम में आता है, और जो आज पढ़ेंगे अनपेड सेलर वो हर बार एग्जाम में आता है। तो 20-22 मार्क्स का अगर ये एक्ट है ना, इंक्लूडिंग चॉइस मिला के, तो भाई एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, है ना। टफ एग्जाम वो नहीं होगा जो ये ना पूछे, टफ एग्जाम वो होगा किसी एग्जाम में तीनों में से टॉपिक आए ना, वो टफ होगा। हमें लगेगा भाई आसान चीज पूछ ली। 3 तरह की डिलीवरी पढ़ ली थी हमने, याद आ गई बात? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। आज पढ़ने से डिलीवरी के नियम, कायदे, कानून और रूल्स क्या हैं, है ना, बहुत आसान है, जो हम नॉर्मल दुनिया में देखते हैं। जब ऑनलाइन हमारे पास डिलीवरी होती है, कई बार तुम देखते हो कैश ऑन डिलीवरी, करते हो नहीं करते? तो कैश ऑन डिलीवरी को जज साहब ने ये नाम दिया, पढ़ना जरा, पेमेंट एंड डिलीवरी एक साथ। इसे आजकल की दुनिया में क्या बोलते हैं सर? कैश ऑन डिलीवरी। देने वाला सामान देने को तैयार है भाई, और लेने वाला पैसा और सामान लेकर पैसा देने के लिए तैयार है। डिलीवरी को, सामान को तुम्हारे घर पे तुम्हारे हाथों में सौंपने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ मतलब क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? कि तुम्हारे पास ओनरशिप आ गई, नहीं आ गई? नहीं आई, गलत जवाब। बैटरी मुंह में डाल के ना बैटरी चार्ज कर दूंगा सबकी। अबे पिछले बताओ, टीचर आत्महत्या क्यों ना करे बताओ? फिर तुम कहते हो सर आप बीमारी मार से क्यों लग रहे? बीमार मारते तुमने मुझे बीमार कर रखा है, तुम्हारे जैसे बच्चे हो तो। 2 क्लास से बता रहा हूं, ओनरशिप अलग होती है और पोजेशन। डिलीवरी का मतलब ओनरशिप का हुआ, डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? पोजेशन है। ओनरशिप तो भाई 19, 20, 21, 22 से पढ़नी है, डिलीवरी का मतलब पोजेशन हुई है बस। अगली बात, पार्ट डिलीवरी। अगर भाई कोई तुम्हें आधा सामान देके जा रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कंडीशन वारंटी में पिज्जा, वो तुम्हें आधा पिज्जा दे जा रहा है, कह रहा भैया आधा मैंने खा लिया भैया मैं बेहोश हो जाता, है ना। तो आधा पिज्जा अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो जज ये मान रहा है इफ यू एक्सेप्ट द हाफ क्वांटिटी इट इज इक्वल टू एक्सेप्ट द होल। अगर तुमने आधा सामान ले लिया तो माना जाएगा तुमने पूरा सामान ले लिया, यानी कि पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी, ठीक है ना। जब तक कि तुम्हारी इंटेंशन ना हो कि पार्ट डिलीवरी ही मैं करना चाहता हूं, तब तक क्या माना जाता है? होल डिलीवरी मानी जाती है, ठीक है, राइट। सर डिलीवरी के लिए कौन बोलता है हमेशा कि भैया सामान डिलीवर करना है? कौन बोलेगा? बायर। ये बात ध्यान रखना, सेलर नहीं। कौन बोलेगा सर? बायर डिलीवर, बायर बोलेगा कि भैया क्या करना है, सामान इस समय पर देके जाना है ना। तो बायर बोलेगा माल किधर है बाबू, माल किधर है ना। तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर अंटिल द बायर अप्लाइड। जब तक बायर ना कहते तब तक सेलर ठीक है। बोलो भैया। अगली बात सर बताओ, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा चुका हूं। ये मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं, बोलो।
अगर जगह नहीं पता तो क्या होगा? बोलो, अगर जगह नहीं पता तो गुड्स कहां डिलीवर होंगे? यानी कि दुकान पर। याद आई बात? टाइम एंड प्लेस कॉन्ट्रैक्ट, वही बात यहां लिखी है। अगर है ना, अगर एग्रीमेंट टू सेल है कि फ्यूचर में मैं सामान लेने आऊंगा तो कहां लेने आऊंगा? दुकान पर जहां एग्रीमेंट हुआ है ना। बात समझ में आ गई? अगर गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कहां पे होगा? जहां पे वो बनेगा, है ना। गुड्स दुकान पर डिलीवर होगा अगर सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है तो जहां पे उसका एग्रीमेंट हुआ है, और अगर गुड्स को बनाने के लिए भेजा जाना है तो गुड्स कहां डिलीवर करे जाएंगे? जहां पर वो मैन्युफैक्चर हुए। टाइम फॉर डिलीवरी क्या होगा? बताओ, बच्चों वाली बातें हैं। अगर डिलीवरी का टाइम तुम्हें बता नहीं रखा तो कब आएगा सामान लेने? अब ये थोड़ी रात को 2 बजे थोड़ी बुला लोगे, है कि नहीं बात? पानी ले आइयो, है कि नहीं बात? ठीक है, तो भाई रात को 2 बजे कौन आता? पानी ले आइयो, है राइट। गुड्स चिंटू के पास रखे हैं, पिछली क्लास में पढ़ लिया। गुड्स चिंटू के पास रखे हैं तो क्या गुड्स डिलीवर्ड टू चिंटू डिलीवर्ड टू यू माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? बोलो, माना जाएगा अगर तुमने बोला और चिंटू ने एक्नॉलेज कर लिया, है ना, राइट। टेंडर फॉर डिलीवरी, टेंडर मतलब रिक्वेस्ट। डिलीवरी के लिए अगर सेलर को भी रिक्वेस्ट करनी है तो कब रिक्वेस्ट करेगा वो? रीजनेबल टाइम, है ना। बात समझ में आ गई ना। सबसे मजेदार बात, आने जाने का भाड़ा कौन देगा? भाड़ा, आने जाने का किराया, ट्रक का भाड़ा, बोलो, बायर देगा सेलर देगा? बच्चा ही गलती करता है। ओ नासा, पिछली बार गलती फिर गलती। आने जाने का भाड़ा कौन देगा सर? हाँ, जो तुम गलती कर रहे हो भाई, यही एग्जाम में आती है, बाय द सेलर। बायर क्यों देगा? बायर तब देगा जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। बायर तब देगा, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वरना डिलीवरी फ्री होती है ना। लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, आपको देना है 500 रुपये से नीचे, ऐसे कुछ करके लिखा होता है। 500 रुपये से ऊपर मंगाओ तो डिलीवरी फ्री है, तो इसका मतलब डिलीवरी फ्री थोड़ी है, उसका किराया दिया किसने है? सेलर ने दिया है ना। याद रखना ये बात, ठीक है। और भाई मजेदार बात तुम्हें बताऊं, इस बार एग्जाम में पता नहीं है ओ भाई, ओ नासा, ये आया भाई तेरे एग्जाम में, हाँ बोतल है, ठीक है, रॉन्ग क्वांटिटी। अब भाई अगर तुम ये चीज भी गलत करके आ जाओ एग्जाम में, फ्री के 4 नंबर थे। सिंपल सा केस लो, है ना। अगर भैया तुमने समोसे मंगाए 20, देने वाला दे गया 10, अब गलत जवाब, आधा अधूरा जवाब दे रहे हो। या तो 10 एक्सेप्ट करके 10 का पैसा दे दो, या फिर पूरा का पूरा क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। हमारे तो मुक्केबाजी हो जाती है भाई, पापड़ी तेरी और आलू मेरा, इस चक्कर में लड़ लेते हैं यहाँ। मीठी तेरी चटनी मेरी हरी ना, ऐसा ना है भाई, पूरे दे के जा। हमारा तो लड़ मरेंगे पापड़ी के ऊपर, है कि नहीं बात? तो भैया तुमने कहा ना भैया, क्या तो पूरे 10 क्या ला रहा है ना, या फिर 10 एक्सेप्ट कर लो और पैसा 10 का दे देना। नहीं, ये रॉन्ग क्वांटिटी है। उसमें भी तो मतलब आधी अधूरी सामान आता है, इसमें आधा अधूरा ही आ रहा है। नहीं, इसमें क्वांटिटी तो पूरी आ रही है ना। पार्ट डिलीवरी मतलब कि क्वांटिटी अधूरी है, मतलब पिज्जा मंगाया आधा दे गया, इस तरीके से, है ना, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा मिलता है। अब देखो तुमने मंगाया 20, ले आया 30, अब क्या करें? अब क्या करें भाई? ये आया तुम्हारे एग्जाम में, या तो एक्सेप्ट कर लो 30, या सारे के सारे रिजेक्ट कर दो, है ना, या फिर क्या करो, या 10 रिजेक्ट कर दो और 20 रख लो और 20 का पैसा दे दो। सारे एक्सेप्ट कर दो, सबका पैसा दे दो, है ना। अगला, ये तो लॉ में लिखने वाली बात भी नहीं है जो एग्जाम में पूछ ली। तो तुम लॉ में ना लिखते ना, इसका सेक्शन भी ना बनाते, तो भी आम आदमी यही करता
तुमने मंगाए 20 समोसे, है ना, 15 समोसे ले आया, 5 ब्रेड पकौड़े ले आया। अब क्या करें बाबू? इसे बोलते हैं मिक्स्ड गुड। क्या बोलते हैं? क्या करें? जो मंगाया वो ले, या तो सारे रख लो, है ना, एक्सेप्ट कर लो रेलिवेंट, और रिजेक्ट कर दो बेकार वाले जो तुम्हें नहीं चाहिए। और अगर सारे एक्सेप्ट कर लिए तो ब्रेड पकौड़े के पैसे देना, है ना। या फिर सारा का सारा क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। क्या तो भैया हमारे तो लड़ मरेंगे, 15 में कुछ नहीं होगा भाई, और ब्रेड पकौड़े तो मंगा ही नहीं थे। तो तीनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, सारे पकड़ लो, सारे रिजेक्ट कर लो, या ब्रेड पकौड़े रिजेक्ट करके समोसे रख लो। तीनों ऑप्शन है कि नहीं बात? राइट है। हाँ, अब देखो, अब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में अगली बार सुनना ध्यान से। तुमने मंगाया 20 समोसे, पर इस बार वो सच में 20 लाया, लेकिन नीचे के 3 समोसे निकले बिल्कुल भयंकर काले, जैसे वो बेचारा वेस्ट इंडीज से ला रहा हो। तो तुम समझ गए कि भाई ये समोसे अरे विदेश से मंगवाए, विदेश से, बहुत गर्मी पड़ती है वहां से मंगाए, वहां से आते आते बेचारे, है ना, काले पड़ गए बेचारे। कैसे? समझिए ना कैसे काले हो? उन समोसों को उनने सुबह तला होगा, वो बिके नहीं होंगे, फिर समोसे कह रहे हो क्या कर रहे हो मेरा, दोबारा डाल दो, फिर दोबारा तल दिए होंगे, फिर ना बिके होंगे। क्या करी बात? और शाम को उनने वो शैतानी क्या करी, तुम्हारा होम डिलीवरी में डाल दी। अब क्या करोगे बताओ? ना कम है, ना ज्यादा है, ना कोई उल्टे सीधे गुड्स मिक्स है। अब क्या करोगे? बोलो, ये लिखी बात। अगर मिक्सिंग ऑफ गुड्स है विद द इंफीरियर गुड्स डज नॉट अमाउंट टू मिक्सिंग गुड्स और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो तुमने इंफीरियर गुड्स डाल दिया, तो तुम क्या करो? इंफीरियर गुड्स से कर दो, रिजेक्ट कर दो। ठीक है भैया। अगला इंस्टॉलमेंट। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं इंस्टॉलमेंट पे मंगाऊंगा, ठीक है, तो जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक बायर, है ना, एक तो एलिजिबल नहीं है इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए, जब तक इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जब तक इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो, है ना, तब तक आप इंस्टॉलमेंट मत लेना। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही इंस्टॉलमेंट का किया है तो ही आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट, है ना। अगली बात, अगर तुमने डिलीवरी कर दी सामान की ट्रक ड्राइवर को, ट्रक वाले को, मैं निकला गड्डी ले सनी देओल को, तो बताओ जब सामान सनी देओल के पास है तो सामान माना किसका जाएगा? सेलर का, बायर का, सनी देओल का? बोलो। सेलर का नहीं माना जाएगा निकम्मो। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ट्रक इट इज इक्वल टू डिलीवर टू द बायर। प्राइमा फेसी समझ गए ना? ऊपरी तौर पर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो या जब तक बिल्टी सेलर के नाम पे ना बनी हो तब तक ये माना जाएगा डीम्ड टू बी डिलीवर टू द बायर। एक बार ट्रक में सामान चला गया तो हम मान लेंगे हमने बायर को सामान दे दिया, है ना। याद रखना ये बात, सुनना ध्यान से। अब सनी देओल जा रहा रास्ते में माल लेके, एक मोड़ आया, मैं उत्थे, अरे तभी तेरा नंबर ना रहे, एक मोड़ आया, मैं उत्थे सामान छोड़ आया, नहीं ट्रक वाले ने ट्रक पलट दिया वहां, सनी देओल ने गुस्से में, है कि नहीं बात? ममूरा चौक पे घुमाता हुआ ट्रक पलट गया ममूरा चौक पे। अब सामान का नुकसान हो गया, नुकसान कौन झेलेगा? बायर, सेलर या सनी देओल? क्या लगता है? होश में सोच लेना, कौन नुकसान झेलेगा बाबू? क्या लिखा है? तो कोई क्या चक्कर है? बायर। वैसे अगर देखा जाए तो भाई अगर सामान किसका है? बायर का है, तो नुकसान भी किसका होगा? बायर का। पर सुनो ध्यान से क्या लिखा है, क्या है? गुड्स डेट्रोरेट ड्यूरिंग ट्रांजिट। डेट्रोरेट का मतलब क्या होता है? खराब।
अगर कुछ गुड्स टूट गया, खराब हो गया, है ना, बेकार हो गया, गिर गया, कोई भी नुकसान अगर गुड्स को हो गया ट्रांजिट में, तो सेक्शन 40 क्या बोलता है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू डिस्टेंट प्लेस सॉरी, है ना, तो गुड्स के खराब होने की जिम्मेदारी बायर की होती है, लेकिन बायर उन्हीं गुड्स की जिम्मेदारी लेगा जो नेसेसरी इंसिडेंटल होती है। अब बताओ नेसेसरी इंसिडेंटल का क्या मतलब है बाबू? यहां नेसेसरी इंसिडेंटल होती है वो बायर लेगा, और जो नेसेसरी इंसिडेंटल नहीं होती वो पता कौन झेलेगा? ना सेलर ना बायर, वो झेलता है इंश्योरेंस कंपनी। कौन झेलेगा? इसलिए गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है। और अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया गया, है ना, तो फिर बायर या सेलर की गलती मानी जाएगी जिसने इंश्योरेंस कराने के लिए मना किया है। अब बताओ ये नेसेसरी इंसिडेंटल कौन सा क्या चीज होती है भाई? नेसेसरी इंसिडेंटल क्या होती है? एक ऐसा नुकसान जो रास्ते में होना ही है, उसे बोलते हैं नेसेसरी इंसिडेंटल। तो बताओ तुमने नेसेसरी इंसिडेंटल को आज से पहले किन शब्दों में जाना है? जो होना ही है, हाँ, उसे तुमने जाना अकाउंट की भाषा में निकम्मो, चांटे बताऊं तुम्हारे किसी में नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को बोलते हैं नेसेसरी इंसिडेंटल। अब इंश्योरेंस हो या ना हो, वो किसका नुकसान माना जाता है? किसका नुकसान माना जाता है? बायर का। एक ऐसा नुकसान जो बायर को झेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो नेसेसरी है, होना ही होना है, नॉर्मल लॉस। ठीक है ना, राइट। इवन दो सेलर ने बोल दिया सामान मेरे रिस्क का है, सेलर के रिस्क का है, तो भी नॉर्मल लॉस बायर ही झेलेगा। और जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो सेलर झेलेगा या इंश्योरेंस वाला झेलेगा। और आखिरी बात, जब भी बायर के दुकान पर या बायर के घर पर जब भी सामान भेजा जाएगा, तो ये तुम्हारे साथ भी होता है, जाएगा ग्राहक जाएगा, लगेगा ही लगेगा। तो तुम्हारा राइट है कि तुम क्या कर सकते हो? सामान को चेक कर सकते हो, पसंद ना आए तो सामान को रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिटर्न। अगर एग्जामिन करके समझ नहीं आया तो क्या कर देना? तो रिटर्न कर दे। तो हैं हम आजकल हर जगह ही चलता होता, पुराने 100 साल पुराना लॉ है रिटर्न कर देना। तो ये डिलीवरी के रूल्स हैं जिसमें से सेक्शन 37 तुम्हारा एग्जाम में आया था इस बार। अगली बात सर, सिंपल सी बात, ये कब माना जाएगा? तुमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, जब तुम सेलर को बता दो बहुत बढ़िया हमने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर तुम उस गुड्स को खा गए, या तुमने आगे बेच दिया, या फिर रीजनेबल टाइम निकल गया। ये तीनों बातें हम बताओ आज से पहले कहां पढ़ चुके हैं? दिल मत तोड़ देना, बहुत अच्छे से पढ़ाई तुम बातें। ये तीनों बातें कहां पढ़ चुके हैं? हम मान लेंगे गुड्स हमारा हो गया, अगर मैंने सेलर को बता दिया या मैंने उसके साथ कोई इनकंसिस्टेंट यानी कि उसे खा गया या बेच दिया या गिरवी रख दिया आगे, या रीजनेबल टाइम निकल गया, तो ये हम आज से पहले कहां पढ़ चुके हैं? तो माना जाए गुड्स अपना हो गया। हाँ, सेक्शन कौन सा था? 24। ये बात हम सेक्शन 24 में डिट्टो वर्ड टू वर्ड लिखिए, शेम टू शेम। शेम टू शेम ये बात सेक्शन 24 में पढ़ ली है हमने। तो जो सेक्शन 24 है ना, 24 का उल्टा कर दो भाई। देखो कितनी बढ़िया बात है, जज ने भी भाई साहब कितना बढ़िया लॉ बनाया है। जो 24 है 24 का उल्टा ही 42 है, दोनों में एक बातें सब एक ही लिखी है कि कब सामान बायर का माना जाएगा। तो एग्जाम में दोनों में से कोई बात आ जाए तो समझ जाना 24 और 42 एक ही चीज लिखते हैं ना। तुमने चेक कर लिया, तीनों बातें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखी है। तो 24, 24 का उल्टा 42 ना, वो पूछेगा 24 में वो बोलेगा उसकी हेडिंग पढ़ लो, और यहाँ लिखा है एक्सेप्टेंस और वहाँ लिखा है 24 अप्रूवल, बस तो हेडिंग पढ़ेंगे। अगली बात सर, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ बायर। बायर की क्या जिम्मेदारी है और बायर की क्या लायबिलिटी है? सबसे पहली बात देखें क्या लिखा है। अगर गुड्स डिलीवर हुआ बायर को एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, क्या मतलब क्या बायर को अगर सामान मिलेगा तो क्या वो मना कर सकता है? मैं ना ले रहा, मैं ना ले रहा, करता नहीं कर सकता? कर सकता। तुम करते नहीं हो,
सामान लेने आया, कह रहा नहीं ले रहे तुम, तो इसमें बुराई क्या है, तुम नहीं ले रहे। अगर बायर ने मना कर दिया मैं ना ले रहा भाई, मुझे लेना ही ना है, तो अगर तुम्हारे पास अगर कोई सामान आता है घर पे ऑनलाइन और तुम उससे मना करते हो, तो कैसे मना करते हो? बोलो नहीं, क्या करते हो उसके लिए? रिटर्न का फॉर्म भरते होंगे, रिटर्न डालते होंगे। तो यही पहले लिखा है कि अगर बायर को रिफ्यूज करना है तो बायर क्या करेगा? तो ये होगी बायर की ड्यूटी। क्या होगी? बायर की ड्यूटी होगी बाबू, ए बाबू, बायर की ड्यूटी होगी। अगली बात, अगर सेलर बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, बायर को बोल रहा है ले 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 सामान ले ले, लेकिन आज क्या निकला? शनिवार। तुम कह रहे हो शनिवार को सामान नहीं लेता मैं। कोई लोग होते हैं ना शनिवार को लोहा नहीं पकड़ते या लोहे की चीज नहीं खरीदते। तुमने देखा होगा लोहा मंडी भी शनिवार को बंद रहती है कि नहीं बात? अगर तुमने देखा होगा घर के आसपास कोई लोहा मंडी में घर में लोहे का काम हो तो कब छुट्टी रखते हैं वो? शनिवार को। अब लोगों का मानना है कि शनिवार वाले दिन हम क्या नहीं खरीदते? लोहा नहीं खरीदते। अब इत्तेफाक से तुमने कोई लोहे की चीज ऑर्डर कर दी, तवा ऑर्डर कर दिया, कढ़ाई ऑर्डर कर दी, कुछ भी ऑर्डर कर दी मम्मी ने, तुम्हारे सामान घर पे आ गया है ना। अब तुम उस सेलर देने के लिए तैयार है सामान, भाई सामान ले लो, मैं बहुत दूर से आऊं, ये वो है ना। तुम लेने के लिए मना करो आज नहीं लूंगा मैं सामान, लोहा नहीं पकड़ता, कल आ जियो। कब आ जियो? अब वो सामान ऐसा नहीं कि ऑनलाइन तरीके से आज रिजेक्ट कर दूंगा, कल दोबारा एक्सेप्ट कर लूंगा ना। वो सामान मान लो ट्रक में आया, कैसे आया, वो कह रहा है भैया कल एक ही बार आएगा सामान। तो अब अगर तुम उससे सामान लेने से मना कर रहे हो कि मैं सामान नहीं लूंगा, संडे को पकड़ूंगा, शनिवार को नहीं पकड़ूंगा, तो तुम्हारी गलती है कि नहीं है? तो जज साहब ने बोला भाई अगर कोई सामान ऑनलाइन हो, छोटा मोटा हो, तो भाई तूने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद तू उसे रीबाय कर ले। तो रिजेक्ट करोगे पहले, फिर क्या करोगे? रीऑर्डर करोगे। तुम कह रहे हो रीऑर्डर नहीं करूंगा, मैं सामान लूंगा, लेकिन कब लूंगा? संडे को लूंगा, कल ही चाहिए तो कल ही लूंगा, तू जल्दी क्यों ले आया? तुम कह रहे भाई जल्दी क्यों ले आया? हम तो लिखते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑन संडे, तो संडे की जगह सैटरडे भी तो आ सकती है। तो जज साहब ने कहा भाई अब सोच, ट्रक खड़ा है तेरे घर के बाहर और ट्रक आया मान लो तमिलनाडु से, केरल से, तो वापस जाएगा वो तेरे संडे के चक्कर में है? तो जज को बहुत गुस्सा है भाई, शनिवार को ये सामान नहीं लूंगा, मंगल को ये नहीं लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। तो जज साहब ने बोला अगर इसमें बायर की गलती है कि वो सामान की डिलीवरी नहीं ले रहा और बायर रीजनेबल टाइम भी निकाल रहा है तो यहां बायर की ड्यूटी नहीं बनती। अब यहां बायर की क्या बनती है? लायबिलिटी। सबसे पहली लायबिलिटी बायर की, अगर कोई भी सामान को नुकसान हुआ, लॉस बायर झेलेगा, सेलर की गलती नहीं मान जाएगी। बारिश आ गई है ना, ट्रक में सामान में पानी भर गया, लोहे में जंग लग गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, और उसकी केयर का पैसा भी कौन देगा? तो ये बायर की लायबिलिटी है ना। ये लायबिलिटी कब आएगी? अगर सेलर सामान देने के लिए तैयार है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है बायर को भाई सामान ले ले, पर बायर जानबूझ के क्या नहीं ले रहा, वो रिफ्यूज नहीं कर रहा कि मुझे नहीं चाहिए, वो डिलीवरी लेने से मना कर रहा है, तो लायबिलिटी। रिफ्यूज करेगा तो ड्यूटी, मना करेगा तो लायबिलिटी। तो ये थी ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द बायर, सेक्शन 43 एंड 44। बोलो भैया। टेन 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 टेन। अब आ चुका है बहुत ही खतरनाक टॉपिक भाई, एग्जाम में आने की फुल्ली 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 संभावना, अनपेड सेलर। अब पहले देखते हैं सर अनपेड सेलर होता कौन है, तो बताओ नाम से क्या लग रहा है? नाम से तुम्हारे हिसाब से नाम से क्या पता लग रहा है बाबू? ए बाबू, नाम से क्या पता लग रहा है? अनपेड सेलर, सेलर को पैसे नहीं दिए, किसने नहीं दिए? तो इसका मतलब किसकी गलती है? तो किसको फायदा मिलना चाहिए? यानी कि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो सेलर की नजरों से पढ़ा जाता है। किसकी नजरों से? सेलर की नजरों से। किसकी नजरों से? अभी तक जो तुमने सामान चीजें पढ़ी है ना सामान के बारे में, वो सब बायर की नजरों से थी, है ना, कि बायर सेल और रिटर्न, बायर को डिलीवरी, फलाना ढिमाका, है ना, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन, सब बायर, जागो ग्राहक जाओ, सब बायर की नजरों से था मामला। किसकी नजरों से था?
बायर की नज़रों से, और अब किसकी नज़रों से? सेलर की नज़रों से। सेलर कह रहा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या कर रहे हो हैं, पूरा का पूरा एक्ट बना दे तुमने। तो सारी बात सारा सारा मसला ये हुआ कि चोर कौन? सेलर है ना, बेईमान कौन? सेलर। तो क्या बायर कहीं बेईमान नहीं हो सकता? बायर तो जज साहब ने पाया बायर सिर्फ एक ही तरीके से बेईमान हो सकता है, बताओ कब? जब ससुरा पैसा देने से मना कर दे वो, या फिर वो सामान लेने से मना कर दे, है कि नहीं बात? राइट, बोलो। अब राशिद भाई की शादी है, राशिद भाई पहुंचे मेरी हलवाई की चेन पर, अग्रवाल स्वीट्स, है कि नहीं बात? अब अग्रवाल स्वीट्स से क्या बनवा लिया राशिद भाई ने? रसगुल्ले बनवा लिए 500, बारातियों को खिलाऊंगा, है कि नहीं बात? अब बिल्कुल जब रसगुल्ले बनकर तैयार कर, शादी वाले दिन पता नहीं क्या मूड में कर लेंगे, रसगुल्ले ना चाहिए, रसगुल्ले नहीं चाहिए, ससुराल वाले मना कर रहे हैं। तो भाई तुमने ससुराल वालों ने मना कर दिए, और जो मैंने 500 रसगुल्ले बना दिए अग्रवाल स्वीट्स, उनका क्या होगा? तो किसी गलती है, बाहर की सेलर की? बाहर की गलती है। तो इसमें भाई सेलर का क्या नुकसान है? तुमने तो भैया 500 रसगुल्ले तो भैया 100-50 तो चलो बेच भी लेता, कहीं 500 रसगुल्ले कैसे भी बिक जाएंगे? पेरिशेबल नेचर है, 2 दिन बाद खराब। बंगाली रसगुल्ले 2 दिन में खा जाए, है कि नहीं बात? 2 दिन बाद तो खराब, 500 कैसे बिक जाएंगे? तो जज साहब ने कहा नहीं 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 भाई, ये सेलर के साथ नुकसान है। बात समझ भाई? अगला नुकसान क्या है? मान लो सेलर है, सेलर ने सामान बेच दिया, किसको सर? बायर को। बायर निकला तुम्हारी तरह क्या? चालू। बहुत बढ़िया, खुद ही कह रहा चालू मैं, सही बात है ना? बालक खुद ही अपने आप को चालू मान रहे हैं, तुम्हारी तरह क्या निकला? चालू। अब बायर ने क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। सेलर कह रहा भाई पैसे दे दे, कैसे करेगा? आधा सामान पहुंचा दिया तुझे, आधे के तो दे दे जो पहुंचा दिया, और टाइम निकाल दिया, किसी गलती है? अब इस कॉन्सेप्ट में सेलर क्या बना? अनपेड। क्या बना? अगर पैसे नहीं दिए हैं तो बाबू क्या बना? सेलर। तो अब जो टॉपिक पढ़ना है वो किसकी नजर से पढ़ना है? सेलर जो अनपेड हो चुका है, जो क्या हो चुका है? अनपेड। तो पहली बात करते हैं सर, अनपेड अनपेड कब कब कहलाया जाएगा, और अनपेड सेलर को क्या सहायता दी जाएगी कानून के द्वारा? बहुत सिंपल चीज बात है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। अब जूते 2 पैसे लो, सुनना ध्यान से भाई। 100 रुपए के जूते बेचे, है ना, सेल, होश में सुन लेना। सेलर ने प्राप्त किए 99 रुपए, पेड या अनपेड? ठीक है। 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए का माल बेचा, सेलर ने प्राप्त किए 1 रुपया, है ना? 100 रुपए का माल बेचा, भाई साहब ने पैसा दिया नहीं, भाई साहब ने चेक दे दिया बाबू, चेक। क्या दे दिया? चेक दे दिया भाई, चेक डाल लेना बैंक में, है ना? अगली बात, 100 रुपए का माल बेचा, साथ में रिक्शे का भाड़ा भी लगा, मान लो 20 रुपये रिक्शे का भाड़ा लगा, है ना? 100 रुपए का माल, 20 रुपए का भाड़ा, है ना? भाड़ा लगा, किराया लगा, 100 रुपये पे कर दिए, 100 रुपये पे कर दिए। अब तुम्हें इन चारों में बताना है कौन पेड, कौन अनपेड। सेलर पेड या अनपेड है? राशिद पेड बोल रहा है, खतरी भाई। तो नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो भाई। ना ना ना, मैं तो कह रहा हूँ 99.99। देख लो कौन है, इंटर वाले बच्चों तो कहते ना अभी थोड़ी देर बाद आ जाना, है ना? जल्दी बोलो 99.9। वो गुजराती अरे ओ इंटरनेट चला गया, हाँ गैलेक्सी कनेक्ट करना पड़ेगा।
अब बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है? अपलोड, हाँ वीडियो अपलोड में दिख जाएगा तुम्हें ना। आवाज आ रही है अब? स्क्रीन दिख रही है? हाँ अभी देख रहा हूँ। पहले बोलो आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है अब सही?